के है। तो बेसिकली क्या होता है रोटेशनल मोशन, चलो डिफाइन करो। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, बॉडी क्या करेगी, जहां पे है उसी जगह पे मोशन परफॉर्म करेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि अपन मोशन को डिफाइन करते टाइम बोलते कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो मोशन कैसे होगी कि इस टाइप के मोशन में बॉडी तो मूव नहीं होगी, लेकिन बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स है दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड उस टाइप के मोशन को बोला जाएगा एज ए रोटेशनल मोशन। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में था वही सब कुछ रोटेशनल मोशन में है, बस हर बार क्या होगा, यहाँ पे मोशन को पढ़ने का हमारा एस्पेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कंसीडर करते हैं हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे एम का मतलब होता है मास, वी का मतलब वेलोसिटी। लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी अगर हमें रोटेटिंग बॉडी की कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनती है, वेरी गुड, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि मास रिप्लेस्ड बाय आई हो रहा है। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इट्स ए टेंडेंसी है जिसका काम है अपोज करना। किसको अपोज करना? चेंज इन स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। बस उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन डिनोटेड बाय आई, गिवन बाय आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n mi आर आई का स्क्वायर, एंड ऐसा यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस होंगे L2m1 हो गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से, वेरी गुड, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, विच इज गिवन बाय L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। फिर दोनों के बिटवीन रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी बन गई L स्क्वायर अपॉन 2i, L बन गया रूट ऑफ 2i e। उसके बाद में आ गए थे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कांस्टेंट फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज डिनोटेड बाय k, गिवन बाय k इक्वल टू रूट ऑफ i बाय m, ऐसा यूनिट होगा मीटर। फिर हमने क्या किया, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी के मासेस हम रखते थे, स्क्वायर था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, है ना। डायगोनल के अलोंग एक्स ऑफ रोटेशन था, डायगोनल को पैरेलल था, एक एज के अलोंग था, एज को परपेंडिकुलर था, मीडियन के अलोंग था। तो वो सारी सिस्टम होने के बाद आगे हमें डिस्कशन करना था अबाउट सिमेट्रिकल बॉडी, होमोजेनियस बॉडी, या फिर जिस बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है वैसी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज। और उसके लिए हमने पहले स्टैंडर्ड बॉडीज को कंसिडर किया था, जिनमें बस हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉड, होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। तो ये सारी बॉडीज के लिए के हमारे पास पहले से है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि रिंग के लिए के आर, डिस्क के लिए के आर बाय रूट 2, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए आता आठवायचं काम पडत नाही आहे ना, का पडतंय अजून? देन रॉड के लिए L बाय रूट 12, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, एंड इसी के ऊपर से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। रिंग के लिए, डिस्क के लिए, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, रॉड के लिए, होलो सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, हो गया, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ओनली अबाउट नेचुरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर एक्सिस की पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा था पैरेलल, जो एक्सप्लेन करता है IO इक्वल टू वेयर, IO का मतलब एट ए पॉइंट और अबाउट एनी एक्सिस, IC का मतलब, या फिर उसको अपन नॉन एक्सिस कंसीडर करते हैं, MI अबाउट नॉन एक्सिस, M मास, H परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, वेरी गुड, ठीक है। और इसके ऊपर से हमने रिंग के टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था? 2mr²। डिस्क के लिए 3/2mr², होलो स्फीयर के लिए 5/3mr², सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5mr²। वही केस अगर इन द प्लेन ऑफ रिंग देंगे, इन द प्लेन ऑफ डिस्क देंगे तो कोई डेटा था ही नहीं हमारे पास। इसके लिए हमने क्या किया,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस किया। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में? वेरी गुड, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड बनेगा इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर फ्लैट 2D लैमिनार बॉडीज, जैसे कि रिंग, जैसे कि डिस्क। तो इसको अप्लाई करके रिंग के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वेरी गुड, डिस्क के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/4, होलोस्फियर के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अरे विसरले काय, वही जो पहले था 2/3 mr², क्योंकि नेचुरल एक्सिस ऑफ द होलोस्फियर सॉलिड स्फीयर सेंटर में से पास होता है, मतलब वो पहले से ही ऑलरेडी डायमीटर ही है, अलोंग डायमीटर ही है, ठीक है। फिर अगर बोला जा रहा है कि टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग है तो उसका mi तेजस श्रवण नाही, लक्षच नाही आहे, असं प्रिपरेशन केलं तर होप सोडून द्या बेटा। रोटेशनल, यू आर डीलिंग विथ रोटेशनल मेकेनिक्स का ग्रेविटेशन है ना, ये बाकी सगळे चिल्लर, पहले सांगितलं 1D 2D NLM वर्क पावर एनर्जी डायमेंशंस एरर, ये फिजिक्स कैसे पढ़ना, ये पढ़ने के लिए, एंड एक्चुअल मैकेनिक्स का कोर पार्ट स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन में, फिर मैकेनिक्स क्या है समझ में आता है रोटेशनल में, कळालं ना। आणि तुम्ही जर ह्या बेसिक इंट्रोला आपण 8-10 दिवस लावले, अजून टॉपिक सुरूच नाही झाला, इथं जर तुमचे हे आले तर काय करणार आहे पुढे तुम्ही। ही प्राइमरी कंडीशन है, पहले कंसेप्ट क्लियर होगी, सेकंड केस में हमें फॉर्मूले लर्न करने पड़ते, फॉर्मूले नसतील तर फिजिक्समध्ये काहीच होत नाही, आणि मग मार्क्स येतात आपल्याला -3, -7, -11, -200 ना एवढे येऊ शकत नाही है ना, ठीक आहे। काय विचारलं तुम्हाला, तुम्हाला येत आहे का आन्सर इकडं? काय विचारलं मी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, हो नाही सांगा आन्सर। 3/2 mr², एंड डिस्क येतो 5/4 mr², ठीक है। होलोस्फियर येतो 5/3 mr², सॉलिड स्फीयर येतो 7/5 mr², ठीक है। उसके बाद में हमने टॉर्क देखा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू अल्फा आ गया, मतलब वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी आ ही जाएंगे। क्या होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा² इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t², ठीक है। और उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट रोलिंग मोशन। क्या होती है रोलिंग मोशन, मतलब रोलिंग मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन, है ना। तो रोलिंग मोशन में क्या होगा, बॉडी ट्रांसलेट भी होगी और रोटेट भी होगी, इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी बन जाएगी ½ mv² इन ब्रैकेट, एक्सेलरेशन बनेगा अपॉन 1 + k² r², वेलोसिटी बनेगी √1 + k² r²। तो तीनों पार्ट में 1 + k² r² कॉमन था, इसलिए हमने क्या किया, रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनके लिए पहले से 1 + k² r² कैलकुलेट करके रखा था। तो रिंग के लिए 1 + k² r², डिस्क के लिए 3/2, होलोस्फीयर के लिए एंड सॉलिड स्फीयर के लिए, देन होलो सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, वेरी गुड, ठीक है। तो यही बॉडीज है जो रोल होने वाली है, इसलिए इनसे रिलेटेड हमने 1 + k² r² कैलकुलेट किया, फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी एज पर रिक्वायरमेंट हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 then initial angular momentum, final angular momentum, that is L1 equals to यानी I1 ω1 equals to I2 ω2, ठीक है। तो इतना ही बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने टॉपिक का डिस्कस किया था। अभी और एक कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, जो हमें आज डिस्कस करना शुरू करनी है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। राइट डाउन, सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? मास का सेंटर या कि सेंटर का मास? मास का सेंटर, मास का सेंटर भी नहीं एंड सेंटर का मास भी नहीं, ठीक है, राइट डाउन। सेंटर ऑफ मास, पॉइंट एट विच, एक्चुअल में ये इमेजिनरी है तो लिखो इमेजिनरी पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी, whole mass of the body is supposed to be concentrated. Imaginary point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. कळतंय का? ऍक्च्युअल मध्ये नसतो, बट कंडिशन ऐसी बनती है कि एक पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो गया है, ऐसे हमें लगता है। वाइल डूइंग वर्क अगर हमें बॉडी को डिस्प्लेस करना है एंड एक्चुअल अगर हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे एंड वो फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट हो रहा है तो मिनिमम फोर्स में हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हाला एक 20 kg ची डिश दिली है ना, और उसको बोला है कि उठा के रोड के एक साइड से दूसरे साइड में रखनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, एज को पकड़ के लेके जा सकते हैं या फिर सेंटर पे हैंगर है उसको पकड़ के लेके जा सकते हैं। क्या फॉलो करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे? तुला बेंच उचलून न्यायला सांगितला, असा सेंटरला उभं राहून मग बेंच उचलशील का एका साईडनं असा बेंच उचलशील? तुझी प्रोग्रामिंग घरच्यांनी चेंजेस नाही केली लहानपणी, करावं लागत असते माहिती आहे तुला? घरी विचारून नाही, प्रोग्रामिंग विसरले म्हणते मी चेंज करायला। ठीक है, चलो तेजस क्या करना होगा? वॉल्यूम कमी है। यस ऋषिकेश बडबड न करू फालतू, तू लय फालतू, मला आज कळालं तुला फिजिक्स शिकण्याचा अधिकारच नाही तुला आता। तू जर असेच आन्सर दिले थोडे दिवस तर तुला फिजिक्समधून तुला डिलीट करावं लागेल मग। चलो बोलो क्या होगा? श्रवण, तेजस तुम्ही सांगा बाळांनो, येडे गवाळी भरली इथं मधी मधी येत आहे क्लिअर आवाज, ते नाही। हां तेजस सेंटर में पकडेंगे। आता जे येडे गवाळी एजला पकडणार आहे त्यांच्या डोक्याला मी डोकं लावू शकत नाही, त्यांना कन्सिडर करून चलो आपण थोडासा कमी त्यांचा काय अकलेचा भाग। कसं बरं देवेश, डिस्क आहे 20 किलोची सांगितली मी तुला, 2 ग्रामची नाही, अशी एका एंडला पकडून घेऊन जाणार का? सेंटरला हँगरला पकडणार का एका एंडला पकडणार? सनी काय करशील बेटा तू? आता मी म्हणतो म्हणून नाही, तुझं सांग काय असेल? कोणी ज्याला फिजिक्स माहित नाही, ज्याला डोकं नाही, ते पण सेंटरला पकडूनच घेऊन जाईल ना? नाही कळत तुम्हाला अजून? देवेश याचं दे सोडून, तुला कळालं का? ठीक आहे, तो बेंच पण म्हणतो एंडलाच पकडणार आहे मी, एंडला पकडून उचलन रे तुला बेंच। हाँ बेंच तुला उचली एका साइडला, ठीक है, कळतंय का मी काय सांगतोय ते? मतलब दोनों केस में जो है अगर हम सेंटर से पकड़ के लेके जाएंगे तो वो इजी है, एंड में पकड़ के लेके जा ही नहीं सकते। कळालं ना? तो क्या हुआ, बॉडी वही है, वर्क करने वाली है हमें, तो वहाँ पे क्या हो रहा है चेंज? उस बॉडी के सेंटर में एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसी कंडीशंस बनती है बॉडी के फिजिकल या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि उस पॉइंट पे टोटल मास फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को बोला जाता है एज ए सेंटर ऑफ मास। कड़ा लो, और एग्जांपल बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास राहू द्या, नको तुमचे एक्झाम्पल नको। आवाज अजून पण कमी येतोय। शिवम, तेजस, एक 2 मिनटं, मध्ये मध्ये कमी होतो म्हणजे तुमचा कव्हरेज प्रॉब्लेम बेटा। Recording stopped. आता जर बडबड केली शंतनू, मी
इकडे बघा. हाँ चलो कम टू द पॉइंट. येतोय बेटा आवाज आता? तेजस, सर ते तुम्ही शिवम. सर हो सर. येस स्पीड मध्ये जर बोलले ना सर तर मग येत नाही. त्याला मी काहीच नाही करू शकत नाही बेटा. आता ती Recording speed मध्ये in बोलणं progress. natural असतं. ठीक है चलो. तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? एक आइडिया आ रहा है. मतलब बॉडी की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसे लगता है कि वहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको बोला जाता है एज ए सेंटर ऑफ मास. उसके अगेंस्ट और एक पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जिसका बस इंट्रो लेना है हमें, जिसके बारे में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे. दैट इज सी जी. तो कई क्वेश्चन में तुम्हें वाचला असेल सी जी. सी जी मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या होता है? तो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मतलब ग्रेविटीचं सेंटर. ग्रेविटी मतलब क्या? उसको ऐसे पकड़ सकते कि ये ग्रेविटी है और इसका सेंटर. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या? नेचुरल है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मालूम? ऐकलंच नाही कधी? राइट डाउन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट. नाही रे बाळा, ते अर्थचं सेंटर नसतं तेजस. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच acceleration due to gravity always acts. Acceleration due to gravity always acts in vertically downward direction. हे असं नाही करणार, फक्त लिहून झालं ते नंतर वाचा. ठीक है. अब क्या होता है देखो, ते जायंट व्हील आकाश पाळना देखा है उसको, तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है. ठीक है. लेकिन पूरा जो है उसको हर एक पॉइंट पे से रॉड लगाए होते हैं क्या सपोर्ट करने के लिए? अरे हाँ, आता जर बाय पर्पज यस म्हणत असले, जर सापडले परत सांगतो मी तुम्हाला ना. क्या होता है वहाँ पे हर एक पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्या? बस सेंटर पे उसको 2 रॉड सपोर्ट करते हैं और पूरा जॉइंट व्हील, इतने सारे लोग बैठते हैं, सब कुछ बैलेंस होता है. काही फोटो व्हिडिओ तुम्ही बघितले असेल, त्याच्या खाली त्यांनी असं थोडंसं सपोर्टसाठी दगड वगैरे ठेवलेले असतात. मतलब वो कुछ इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, पूरा सीमेंट कंस्ट्रक्शन में पैक करते हैं क्या? फक्त मातीत गाडलेले असतात आणि 2 रॉड है वो पूरे जॉइंट व्हील को सपोर्ट करते हैं. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो जो पॉइंट होता है जिसको वो सपोर्ट दे रहे हैं वो होता है उसका सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट में से एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली. ठीक है. नोटबुक दाखो बेटा. अब ये नोटबुक है, इसको अगर हम स्पेस में रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करना है एक ही पॉइंट को, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके, तो वो फोर्स अगर इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस होगी क्या? इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो. लेकिन सेंटर में एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, जर सापडला तर उसको अगर हम फाइंड कर लेंगे और उसी को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे सपोर्ट देंगे तो एक पॉइंट को सपोर्ट करने के बाद पूरी की पूरी नोटबुक है वो बैलेंस हो रही है. एंड ये पॉइंट छोड़ के कहीं पे भी ऐसे ट्राई करो, ये बैलेंस नहीं होगी. मतलब ये क्या था बॉडी का? कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब इस पॉइंट में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता था, बाकी पॉइंट में थोड़ा सा इंक्लाइन था जिसको अपन स्ट्रेट वे फोर्स अप्लाई करके बैलेंस नहीं कर सकते. ठीक है. बट होता क्या है कि नेचर में हर एक बॉडी की केस में ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते. कळालं? त्यामुळे आपण सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करतच नाही, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं एंड एट द एंड उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ बॉडीज की केस में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होता है. कहाँ पे होता है ये? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे आ जाता है. कहाँ पे होता है ये? हेवी बॉडीज जिनकी साइज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अर्थ है. जिसका एग्जांपल हिमालय, सह्याद्री, ह्यूज माउंटेन्स जो है, इनकी केस में क्या होता है, थोड़ा सा सीजी नीचे आ जाता है. ठीक है. लेकिन फिर भी वो कंसिडरेबल नहीं होता है, इसलिए इन जनरल हम पढ़ते टाइम कंसिडर करते हैं कि सीजी एंड सीएम
विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है, एक ही पॉइंट पे रहेंगे, सेंटर ऑफ मास भी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करना है उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से जैसे रोटेशनल में पढ़ा था, पहले पार्टिकल के सिस्टम के लिए एंड बाद में पूरी बॉडी के लिए हम ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। Center of mass of the system of particles. Center of mass of the system of particles. ठीक है, अब इसका डायरेक्ट एग्जांपल लिखेंगे आप, उसमें प्रोसेस आती है। आपको ऐसे बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, यहाँ पे और एक पार्टिकल आपको दिया है जिसका मास है m3, और इस सिस्टम का हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। और आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस प्रोवाइड किए, इन दोनों में जो सेपरेशन है आपको बोला है कि सपोज ये सेपरेशन ए है, इन दोनों में जो सेपरेशन है वो आपको दिया है बी है, एंड यहाँ तक पहले ये इस मास का एंड इस मास का ये सेपरेशन इक्वल है जो आपको प्रोवाइड किया है सी, और आपको कैलकुलेट करना है इसका सेंटर ऑफ मास। कळालं ना? फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, एवढ्यातच मी स्टेप सांगणार आहे डिटेलमध्ये, बाद में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। त्यामुळे डोकं चालू ठेवून व्यवस्थित ऐका, ठीक है। 3 मास दिए हैं, उनके बिटवीन के सेपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए, और हमें फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ मास। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास हमारी पहली स्टेप होती है जो लेफ्ट मोस्ट मास है, लेफ्ट मोस्ट म्हणजे सगळ्यात डावीकडचा, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कौन है, तो ये m3 में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो बॉटम मोस्ट मास होगा, मतलब सगळ्यात खालचा, यहाँ पे कौन है m2, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन लेकिन जो आडवी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, उसको अपन ड्रॉ करेंगे। कळालं? कुठली पण पार्टिकलची सिस्टम दिली, सिमेट्रिकल बॉडी नहीं, मतलब स्फीयर दिया, सर्कल दिया, ट्रायंगुलर प्लेट दी, उसके लिए डिफरेंट केस वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पे m1 है, दूसरे पॉइंट पे m2 है, ऐसे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मासेस अगर दिए, तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट मास स्ट्रेट लाइन, कहाँ पे, वर्टिकल, देन बॉटम मोस्ट मास अगेन स्ट्रेट लाइन लेकिन हॉरिजॉन्टल, एंड ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन। इसका मतलब ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस। तो सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करायचे, ठीक है। वंस अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट मोस्ट मास स्ट्रेट लाइन, देन बॉटम मोस्ट मास, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट विल रिप्रेजेंट ओरिजिन, ठीक है ना। आता खूप सोपं वाटलं असेल, बट हे अप्लाय करताना परत कन्फ्यूज होता, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट मास वाई एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास, एंड दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हो गया। अब ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक मासेस के लिए उनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। किसके लिए, m1 के लिए, m2 के लिए एंड m3 के लिए। अगर और एक मास होता तो m4 के लिए भी वही करते, 10 मास होते तो। अब बोलो ये m1 है, उसका मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, m1 कहाँ पे, आता हे इन जनरल रूल तुम्हाला माहित असेल, कोई बॉडी अगर ओरिजिन पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन पे मतलब एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते। कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, कोई बॉडी अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एंड कोई बॉडी अगर ना एक्स पे है ना वाई पे, तो उस केस में हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ते हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये m1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहाँ पे कट कर रहा है, एंड जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये बन गया x कोऑर्डिनेट। तो m1 का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देन सेम प्रोसेस y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m1 से y तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो गया, c नहीं ना, b नहीं, c इथपर्यंतच आहे या m3 से, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट आ गया, कळालं सगळ्यांना कसे काढले, ए एंड वाय, सॉरी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद में m2 है, m2 मतलब कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0,
एक्स कोऑर्डिनेट त्याचा स्वतःचा राहील. ठीक आहे. वो कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से? तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा. आता ये m3 अगर y एक्सिस के ऊपर है तो इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा एंड y कोऑर्डिनेट. 0 C. कळलं का? Yes. m3 कहाँ पे है? y एक्सिस के ऊपर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है. ये दोनदा सांगितलंय. उसके बाद में ये m3 का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये पहले यहाँ पे दिया था कितना है? c है, तेच लिहिलं फक्त. क्लियर? तो ये x एंड y कोऑर्डिनेट आने के बाद हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना है? पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. उसके लिए पहले आएगा x कोऑर्डिनेट, बाद में आएगा y कोऑर्डिनेट. तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस जितने मासेस होंगे उनके लिए m3x3 प्लस. तो डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा? हमें चाहिए डिस्टेंस. न्यूमरेटर में क्या है? मास इनटू डिस्टेंस. तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए? मास. तो ये डिनोमिनेटर में बनेगा m1 प्लस m2. उसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये बनेगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय. तो ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास. कळलं? राइट डाउन. सेंटर ऑफ मास. डायरेक्ट जो बोर्ड पे लिखा है उसको एक तो छाप लो एंड अगर कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे लग रहा है तो रूल लिखो. फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ड्रॉ वाय एक्सिस थ्रू लेफ्ट मोस्ट मास. लिहूनच टाका, तुमचं काही खरं नाही आहे. उद्या परत मयुरी सर हे कसं काय घेतलं, इथूनच का गेलं? ठीक आहे. सो राईट डाऊन नंबर 1 फर्स्ट रूल. हे नंतर लिहा ना, अगोदर लिहून चालेल काय? हां. नंबर 1 फर्स्ट स्टेप में y एक्सिस थ्रू लेफ्ट मोस्ट मास. ड्रॉ y एक्सिस थ्रू लेफ्ट मोस्ट मास. सेकंड स्टेप x एक्सिस थ्रू टॉप बॉटम मोस्ट मास. सेकंड स्टेप नंबर 2 x एक्सिस थ्रू bottom most mass. Next third step, point of intersection of x and y axis. Point of intersection of x and y axis will represent origin. ठीक है. Next, if mass is at origin, if mass is at origin या फिर body is at origin, then its x and y coordinates are 0, 0. Its x and y coordinates are 0, 0. Next, if a body or mass, if a body or mass is placed or situated at or on x axis, then its y coordinate will become, or y coordinate will be 0. Next, if a body is placed on y axis, then its x coordinate will be 0. Next, if body is not along x and y axis,
then to find coordinates of the given mass, then to find coordinates of the given mass, draw perpendicular on x and y axis. And the point at which x and y axis, the point at which perpendicular intersects x and y axis will represent their respective x and y coordinate. कळालं ना? आता ही याच्यापेक्षा सोप्या भाषेत नाही एक्सप्लेन होणार. कळालं ना? हे मला माहिती तुमच्या 6-7 स्टँडर्ड मध्ये झालेलं आहे, तेव्हापासून रिपिटेशन आहे. Hello, sir. पण लिहून दिले. ओके, The point at which पुढं सांग ना. देखो draw perpendiculars along x and y axis, then point of intersection on x and y axis will represent their respective x and y coordinate. Okay, Okay, sir. Thank you. क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते टाइम प्रॉब्लम यही पे होता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालें. फॉर्मूला तो वो एकदम सिंपल है. चलो ये हो गया, लिख के राइट डाउन. चलो हो गया. करो आप. चलो राइट डाउन क्वेश्चन. आपको बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब जिसकी साइड लेंथ दी आपको L एंड तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल मासेस प्लेस किए M, M एंड M. देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द गिवन डायग्राम. करो फाइंड. देखो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है, एक पॉइंट है. पॉइंट फाइंड करेंगे मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. मतलब आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ही होना चाहिए. डिस्टेंस भी कौन सा जो दिया है वही, यानी L. चला करा, छोड़ो. क्या होगी फर्स्ट स्टेप, करा मग ड्रॉ. लेफ्ट मोस्ट मास वाई एक्सिस. चलो करो, सॉल्व करो एवरीवन. देन बॉटम मोस्ट मास, जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होंगे दैट विल रिप्रेजेंट ओरिजिन. ठीक है, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन पे आ गया. आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ. करो पॉइंट फिर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. 0 1. देखो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट मास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. ये बन गया वाई एक्सिस, ये बन गया एक्स एक्सिस. जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बन गया ओरिजिन. हमें एक्स एंड वाई ये दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एम एम एंड एम तीनों के. तो पहला मास ओरिजिन पे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0.
दूसरा मास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन तीसरा मास ना तो एक्स एक्सिस पे ना तो सर काय करावं लागेल मग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा, ये मिड पॉइंट को कट करेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ यल है तो ये कितनी होगी, वेरी गुड, तो ये बन गया L/2। अगेन वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा, ये कट करेगा यहाँ पे, तो ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है, लेंथ। नसेल माहिती तर लक्षात घ्या, ये L आहे, नहीं हे माहित नहीं, काढायचं आपल्याला, x है, देन ये साइड लेंथ कितनी है, L है, ये कितना था बोलो, तो करा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई एंड कैलकुलेट करो x कितना है। या फिर डायरेक्ट रूल होता है ज्योमेट्री में, इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन कितनी होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, तो ये आएगा √3/2 टाइम्स ऑफ L। हो गए x एंड y कोऑर्डिनेट। अब फॉर्मूले आपके सामने बोर्ड पे, x एंड y करो कैलकुलेट। श्रवण, L comma √3m L/2 sir. यस, L comma √3m L/2. यम नहीं आएगा ना बेटा, यम कैंसिल होगा। सर फॉर एक्स एक्सिस 3x/2. 3x नहीं येणार ते 3l असेल बघ, x नहीं। आंसर Yes, क्या sir. चाहिए, सिर्फ l एंड नंबर चाहिए। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते फिर चेक हो जाएगा। पहले x कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो ज्यांना नहीं कळालं बोर्ड लक्ष द्या। m1 x1 है, x1 0 है, m इंटू 0 0 प्लस m इंटू l ml, m इंटू L/2 ml/2। डिनॉमिनेटर में सारे मासेस की, आता इथं तर 0 झालं होतं, हा मास घ्यावा लागेल का आपल्याला, मग घ्यावाच लागेल, तो कुठेही फरक पडत नहीं, हर बार मास लेना ही पड़ेगा। तो मासेस की एडिशन m प्लस m प्लस m 3m। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, m कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा l प्लस L/2 डिवाइडेड बाय 3m है, तो मास मास कैंसिल हो गया, l प्लस L/2 है मतलब 1 प्लस 1/2 है, 3l/2 कितना आएगा ये 3l/2 एंड पहले से कौन है डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया L/2। अभी सेम वे काय झालं तनुषा, हे नाही आलं का, √3l/3 sir. Y coordinate. येस, Y coordinate √3 L into by L/3. √3l/2, 2. वेरी गुड। ठीक है, 3 चलो y कोऑर्डिनेट के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगी। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो m इंटू 0 तो क्या बचेगा, सिर्फ √3/2 इंटू ml। अब डिनोमिनेटर में तीनों मासेस की एडिशन 3m थी, तो ये आएगा 3m, तो mm ये 3 तो क्या होगा, तो क्या होगा ये असं असेल ना, √3/2 इंटू l डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा ये, l/2√3, √3/6 पण लिहू शकतो। काय केलं मी इथं नाही कळालं, लक्ष द्या, √3/3 होता है, उसको हमने लिखा √3/√3 इंटू √3, एक √3 कैंसल, तो ये बचा 1/√3, l/2√3। व्यवस्थित बघून घ्या, कळालेलं नाही आहे तुम्हाला, विनाकारण हो म्हणू नका। तेजस ओके, शिवम सेम आंसर, श्रवण Yes sir. ओके, नेक्स्ट। अभी सेम क्वेश्चन है, करो करो, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोला है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक मास 20 kg का है, दूसरा 40 kg का है, तीसरा भी 40 kg का है, एंड इसकी साइड लेंथ आपको दी है एज ए 1 मीटर। लोकेट देअर सेंटर ऑफ मास, सगळं काही सेम राहील, व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा।
फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट मास y एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास x एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। जो मास ओरिजिन पे होगा उसके x को y कोऑर्डिनेट, जो x एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो दोनों एक्सिस के ऊपर नहीं उनके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, करा। लेफ्ट मोस्ट मास y एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास x एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब बन गया ओरिजिन। हमें 3 मासेस दिए, एक 40 है, दूसरा भी 40 है, तीसरा 20 है। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, आता जर ओरिजिनला असेल तर दोनों के x एंड y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। अगर ये x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। लेकिन ये 20 के लिए फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये 1 का हाफ मतलब बन गया 0.5। एंड ये डिस्टेंस हमने अभी देखा था √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ होता है। यहाँ पे साइड लेंथ कितनी है? 1, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? √3/2 ही रहेगा। कितना होता है √3/2? हालत है ठीक, नहीं तो √3/2 क्या 0.86 होता है। ठीक है, अब x एक्सिस y एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 x1 40 इंटू 0 0 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0.5 10 एंड मासेस की एडिशन हा घ्यायचा का ओरिजिन 100. 40 प्लस 20 मतलब 100। कितना आएगा फिर ये? 50/100 मतलब 1/2. हाँ 1/2. 1/2 मतलब 0.5। Yes sir. सेम आलं। Yes sir. बाकीचे कॅल्क्युलेट करा, ज्यांचे इन प्रोसेस आहे। एक्सलंट, इकडे सगळ्यांचे चाले, एक्सलंट, व्हेरी गुड। चलो, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अभी सेम प्रोसेस रिपीट होगी फॉर वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या होगा, फिर से 40 इंटू 0 0, 40 इंटू 0 0, 20 इंटू 0.86 है मतलब 8.6 इंटू डबल है मतलब 17। किती येतं सांगा? 20 इंटू 0.86 17.2. 17.234 डिवाइडेड बाय मास इसकी एडिशन कितनी है, तो ये कितना आ गया 0.17. श्रवण चेक कर आन्सर्स। हे किती लोकांचं आलं होतं सेम? बाकीचं जर बाकी असेल तर बोर्डवर न बघता सोडवा, आलं पाहिजे, आजच आलं पाहिजे। गुड तेजस, व्हेरी गुड। चलो फिनिश्ड, करूँ रफ। अब सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्लेस करके आपको दिया है स्क्वायर। स्क्वायर को होते हैं तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, ऐसे मासेस दिए और आपको बोला है स्क्वायर की साइड लेंथ 2 मीटर है। देन लोकेट देयर सेंटर ऑफ मास। Locate the center of mass. आगे आंसर। हाँ देवेश, व्हाट इज द आंसर? देवेश, लेफ्ट मोस्ट मास
वाई एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास एक्स एक्सिस, एंड उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे ये दोनों भी लेफ्ट मोस्ट है, तो ये वाई एक्सिस पे होंगे, ये एक्स एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पे ये 10 kg आ गया ओरिजिन पे, तो ये 10, 20, 20, 40 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। 10 अगर ओरिजिन पे तो दोनों कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। अब 20 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, तो ये साइड लेंथ सेम ही होगी हर बार, तो ये बनेगा 2 मीटर, ये वाई कोऑर्डिनेट 0, देन ये 20 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 मीटर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 मीटर, कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,1। 40 kg अगर वाई एक्सिस पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1। फॉर्मूला तर एकच आहे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो बोलो 10 इंटू 0, 20 इंटू 2, 20 इंटू 1 एंड 40 इंटू 0, तो डिवाइडेड बाय मासेस की एडिशन, बोल मासेस की एडिशन 20 काय झालं, काय 2 मीटर आहे का? एक मिनट हाँ ये 2 2 2 होगा। आता क्लियर है? 2√2 येईल ना सर? तो क्या होगा 20 इंटू 2 40 एंड ये 20 इंटू 2 40 40 40 एंड डिनोमिनेटर में मासेस की एडिशन 90, तो क्या होगा 8/9, 8/9 मतलब 0.88 बोला। डायगोनल √2 येईल ना? 2√2 डायगोनलची गरजच नाही बेटा, इथं डायगोनल कशाला पाहिजे? थर्ड 20 kg साठी सर? नाही, फक्त आपल्याला परपेंडिकुलर ड्रॉ करायचे एक्स अँड वाय ॲक्सिसवर। डायगोनल ड्रॉ केला तर तो 45 डिग्री जाईल ना। ओके सर। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0.88। उसके बाद में सेम प्रोसेस फॉर वाई कोऑर्डिनेट, क्या होगा 10 इंटू 0, 20 इंटू 0, 20 इंटू 2 एंड 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ रहा है ये 120/90 मतलब 12/9 मतलब 1.33। तेजस एक रॉन्ग झालं बघ, हाँ करेक्ट था 1.33, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर करो राव? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है कि 3 मासेस 20 kg, 40 kg and 60 kg are placed as shown in the given diagram at a equal separation of 2 meter, then locate their center of mass। कसं काढायचं असेल केला सेंटर ऑफ मास सगळ्यांना असतो, ठीक है ना। पहली स्टेप में लेफ्ट मोस्ट मास वाई एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चला बनवा पटकन कोऑर्डिनेटचं टेबल। क्या होगा x, y और मासेस कौन कौन है 20 है, 40 है, 60 है। तो अगर 20 ओरिजिन पे है दोनों भी 0 0, अगर ये 40 एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही पूरा 0 बनेगा। उसको नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा, और ये आएगा 2 and 4। चलो अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 20 इंटू 0 0, 40 इंटू 2 80, 60 इंटू 4 240, मासेस की एडिशन 120, 24 प्लस 8 32 मतलब 320 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 गेट कैंसल, कितना आएगा 2.66 एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सारे 0 है तो इट विल बी 0, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज जेवढे एक्झाम्पल सोडवले ते घरी जाऊन सॉल्व करा एंड साइमल्टेनियसली जो भी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है पहले रोटेशनल मोशन का, वो सारे फॉर्मूले रेगुलर रोज रिवाइज करो, लर्न करो, प्रिपेयर करो, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर ऑफ मास होने के बाद हम उसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं, तो तब जाके फॉर्मूले अगर नहीं होंगे प्रिपेयर तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।